हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिव लर्न ग्रो। यहाँ पे मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस डालती हूँ, आपके लिए नोट्स बनवाती हूँ और एनसीईआरटी और लूसेंट का पूरा निचोड़ लेके आती हूँ। तो आज मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम का नेक्स्ट पार्ट लेके आ चुकी हूँ। कल मैंने एक्सप्लेन किया था डाल्टन थ्योरी के बारे में, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन क्या होते हैं और एटम क्या होता है, इन सब के बारे में मैंने कल एक्सप्लेन किया था। तो आज मैं आ गई हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगी थॉमसन मॉडल ऑफ एटम एंड रदरफोर्ड मॉडल एंड फिर एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, ये सब मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी आप लोगों को। तो चलते हैं और पढ़ते हैं आगे। पहले कल का जो डाल्टन थ्योरी था उसको देख लेते हैं। डाल्टन ने कहा था कि एटम इंडिविजिबल है, ना टूटने वाला, और इनडिस्ट्रक्टिबल है, ना खत्म होने वाला। पर बाद में जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिस्कवर हुए तो पता चला कि एटम के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए डाल्टन की थ्योरी का ये पार्ट गलत प्रूफ हो गया। इसके बाद साइंटिस्ट ने सोचा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एटम के अंदर कैसे अरेंज होते हैं, और इसको समझने के लिए उन्होंने डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स दिए। ठीक है, तो फिर आते हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम 1898 में आता है। जे थॉमसन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डिस्कवर किया एटम को इन 1897। He was the first person to give model explaining how charges are arranged inside the atom. उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे चार्जेस अरेंज्ड होते हैं एटम के अंदर। थॉमसन मॉडल, Thomson said an atom is a uniform sphere of positive charge and electron. Atom एक uniform sphere है, positive charge है, and the positive charge and the electron are embedded in it like a seeds in a watermelon or plums in a pudding. That's why it is also called plum pudding model or a watermelon model. So, J.J. Thomson ने प्रपोज किया कि that atom is like a sphere of a positive charge. उन्होंने बोला कि एटम एक स्फीयर है, पॉजिटिव चार्ज का एक गोला है। एटम एक पॉजिटिव चार्ज का गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन बीज की तरह एम्बेडेड होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसके अंदर बीज की तरह एम्बेडेड हैं। ठीक है, बिल्कुल एक तरबूज में बीज और या खीरा या ड्राई फ्रूट या ये पुडिंग जैसे होता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव मास में लगे हुए होते हैं, सॉरी नेगेटिव मास में। सो दिस इज ऑल अबाउट ये वाटरमेलन का एक्सप्लेनेशन। जैसे कि सोचो एक तरबूज है, वाटरमेलन है, ये पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है, ये पॉजिटिव चार्ज का एक स्फीयर होता है वाटरमेलन, और तरबूज के बीज ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो तरबूज के बीज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तरबूज का लाल हिस्सा पॉजिटिव चार्ज है और बीज जो हैं वो नेगेटिव चार्ज है उसके अंदर। एग्जैक्टली इसी तरह थॉमसन ने एटम को इमेजिन किया था। तो ये थॉमसन जी की थ्योरी थी। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास नेक्स्ट साइंटिस्ट रदरफोर्ड मॉडल के साथ। उन्नीस 1911 में रदरफोर्ड जी और जो उनके स्टूडेंट थे एक हैंस जाइजर और अर्नेस्ट मार्सडन bombarded with a thin gold foil with a stream of a high speed alpha particle. The following observations were made. 1911 में रदरफोर्ड और उनके स्टूडेंट्स के बीच में उनके स्टूडेंट्स ने बहुत पतली सी एक गोल्ड फॉयल पर अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड किया, मतलब अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉयल पर शूट किया उन्होंने। ठीक, तो उसके बाद जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं वो ये हैं। Most of the fast moving alpha particle passed straight through the gold foil. ज़्यादातर
फास्ट अल्फा पार्टिकल सीधे फॉयल के एक साइड से दूसरी साइड पर निकल गए। इसका मतलब एटम का बड़ा पार्ट एम्प्टी होता है। इसमें उन्होंने ये कहा कि ज़्यादातर जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे ना, उन्होंने गोल्ड फॉयल ली, उसके ऊपर मतलब जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे उनको शूट किया, तो उन्होंने देखा कि जो मतलब अल्फ़ा पार्टिकल्स थे ना वो सीधे ही चले गए, एक साइड से दूसरी साइड ऐसे सीधे चले गए। इसका मतलब उन्होंने कहा कि जो एटम का जो बीच वाला पार्ट होता है ना वो खाली होता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आई सम अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉयल बाय स्मॉल एंगल, और जो कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे वो मुड़ गए, डिफ्लेक्ट हो गए, मतलब उनको कुछ पॉजिटिव चार्ज मिला जो उनको रिपेल कर रहा था। कुछ एक जो पार्टिकल्स थे वो डिफ्लेक्ट हो गए, तो इसका मतलब ये था कि उनको कुछ पॉजिटिव चार्ज मिला जो उनको रिपेल कर रहा था। फिर आया आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल अपीयर टू रिबाउंड बैक। बहुत ही थोड़े पार्टिकल, 12,000 में से सिर्फ एक ही वापस आ गया। जब गोल्ड फॉयल पे उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को शूट किया तो कुछ तो पार्टिकल सीधे चले गए, कुछ मुड़ गए, और 12,000 पार्टिकल्स उन्होंने शूट किए तो उसमें से एक वापस आ गया। मतलब एटम के सेंटर में बहुत छोटा और बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सेंटर होता है। मतलब एटम का जो सेंटर होता है उसमें बहुत छोटा और बहुत स्ट्रॉन्ग एक पॉजिटिव सेंटर होता है। रदरफोर्ड concluded from alpha particles scattering that रदरफोर्ड जी ने कंक्लूड किया दैट अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज empty because most of alpha particle pass through the gold foil without any deflection। एटम का ज़्यादातर हिस्सा खाली होता है क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल्स जो थे वो सीधे पास हो गए थे वहाँ से। ठीक है, फिर उन्होंने सेकेंडली कहा कि वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स were deflected by the small angle and a very large angle indicates that the positive charge of atom occupied very little space। एटम के बीच में एक पॉजिटिव चार्ज सेंटर होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, वहाँ से थोड़े से मतलब जो पार्टिकल्स थे वो डिफ्लेक्ट हुए। फिर उसके बाद very small fraction of alpha particle deflected by 180 degree indicating that all positive charge and masses of atom is densely concentrated in a very small region। he named this region as a nucleus। उन्होंने कहा कि जो बहुत सारे small fractions of alpha particle वो बिल्कुल 180 डिग्री पे जब डिफ्लेक्ट हुए तो उन्होंने कहा कि कुछ पॉजिटिव चार्ज है एटम का जो कि डेंसली कंसंट्रेटेड है बहुत छोटे से रीजन के अंदर, और उसको उन्होंने फिर न्यूक्लियस कहा। ठीक है, और उसके बाद फिर आया कि फ्रॉम द अबव रदरफोर्ड ऑल्सो कंक्लूडेड दैट द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज अबाउट 10⁵ टाइम्स लेस देन द रेडियस ऑफ द एटम। उन्होंने फिर ये भी बताया कि जो न्यूक्लियस का जो साइज है वो एटम अगर मतलब जैसे एटम जो न्यूक्लियस का रेडियस है वो एटम के रेडियस से 10⁵ टाइम्स लेस है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड पुट फॉरवर्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम विच एंड हैड अ फॉलोइंग फीचर्स। उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे रदरफोर्ड ने सामने रखा कि न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम क्या होता है, जिसके ये फॉलोइंग फीचर्स होते हैं। एटम कंटेन वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्पेस, जो कि पहले भी मैंने आपको बताया, नोन एज अ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस, जिसको हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। वो पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है एटम के अंदर जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। नियरली ऑल द मासेस ऑफ एटम रिसाइड इनसाइड द न्यूक्लियस। जितने भी मास है एटम का वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, और जो साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है वो बहुत स्मॉल होता है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम।
साइज ऑफ एटम 10⁸ सेंटीमीटर है, साइज ऑफ न्यूक्लियर 10⁻13 सेंटीमीटर है. एन एटम एज अ होल इज अ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इज बैलेंस्ड बाय द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन. जो एटम होता है वो पूरा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है क्योंकि जो टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस का वो बैलेंस है बिल्कुल टोटल नेगेटिव चार्ज के और इलेक्ट्रॉन के. इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ क्लोज सर्कुलर पाथ. जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है. और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होती है एंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इज काउंटर बैलेंस बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्वायर्ड बाय द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन. जो मतलब उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अंदर, वो बैलेंस होता है बाय अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्वायर्ड बाय द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, जो कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन ने एक्वायर की हुई होती है. नाउ वी हैव अ ड्रॉबैक्स ऑफ द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. Drawback of Rutherford atomic model. According to the classical law of mechanics and the electrodynamic, if electrically charged particle is in motion, it inevitably radiate energy. Thus, an electron when moving around the nucleus continuously should radiate energy, lose energy. As a result, it should be gradually pulled toward the nucleus and finally collide with it. However, since the atom is highly unstable in nature, if so, the atom should be unstable, but we know that atoms are very stable in the form that we have studied. Hence, we know that an atom or as a Rutherford model failed to explain the stability of atom. तो इसमें ये कहना चाहते हैं कि अगर ड्रॉप कि क्या मतलब रदरफोर्ड मॉडल को किसने मतलब फेल करवा दिया, क्योंकि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि इलेक्ट्रॉन जो उसके अंदर मतलब साथ में उसके घूम रहे हैं वो मतलब कैसे घूम के और कैसे वो कोलैप्स नहीं हो पा रहे हैं अगर वो एनर्जी को रिलीज भी कर रहे हैं. तो उन्होंने कहा कि अगर कोई जो क्वेश्चन करने वाले थे उन्होंने कहा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो वो एनर्जी लूज करता है, एनर्जी लूज कर रहा है, रेडिएट करता है. इलेक्ट्रॉन के पास भी चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, सो इलेक्ट्रॉन शुड लूज एनर्जी एंड स्पाइरल इनटू द न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन को एनर्जी लूज करते करते स्पाइरल हो जाना चाहिए न्यूक्लियस के अराउंड. अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करता रहे तो वो धीरे धीरे न्यूक्लियस के पास आता जाएगा और फाइनली न्यूक्लियस में गिर जाएगा और वो कोलैप्स हो जाएगा. दैट मीन्स एटम शुड कोलैप्स. तो उसका मतलब एटम कोलैप्स होना चाहिए. इस हिसाब से तो एटम कभी स्टेबल नहीं होता, एटम गिर के ब्लास्ट हो जाना चाहिए. मैटर पदार्थ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, बट इन रियलिटी एटम स्टेबल होता है और जो मैटर होता है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता. तो रदरफोर्ड मॉडल इसलिए फेल हो गया बिकॉज इट कुड नॉट एक्सप्लेन, वो एक्सप्लेन नहीं कर सके कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डू नॉट लूज एनर्जी, वो एनर्जी लूज नहीं करता एंड फॉल डू नॉट लूज एनर्जी एंड फॉल इनटू द न्यूक्लियस. ठीक, तो ये था. अब मैं आपको इसका एक और एग्जांपल दे देती हूँ रियल लाइफ. सोचो आप लोग एक रस्सी में बंधे हो एक स्टोन के साथ. एक स्टोन है और आप एक रस्सी से बंधे हो. अगर रस्सी ढीली हो जाए या एनर्जी खत्म हो जाए तो स्टोन नीचे गिर जाएगा, स्टोन नीचे गिर जाएगा. वैसे ही इलेक्ट्रॉन को रदरफोर्ड के मॉडल में घूमते घूमते न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, बट इन रियलिटी में ऐसा कभी नहीं होता. ये ही उस मॉडल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, वो एक्सप्लेन भी नहीं कर सके और इस चीज़ को, इसलिए वो रदरफोर्ड मॉडल भी फेल हो गया. इसके बाद फिर आएगा बोहर मॉडल, जिसमें क्योंकि रदरफोर्ड स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो बोहर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड एनर्जी लेवल में रहते हैं, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज नहीं करता और न्यूक्लियस में गिरता नहीं है, इसलिए एटम स्टेबल होता है. तो ये हम आगे पढ़ेंगे अभी, बट इससे पहले हमें एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटॉप, आइसोबार के बारे में जानना है, तो मैं पहले वो एक्सप्लेन करूँगी. तो पहले अभी मैं एटॉमिक नंबर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसके बाद मैं आपके लिए बोहर मॉडल ज़रूर लेके आऊँगी कि क्या होता है बोहर मॉडल.
So now we have a atomic number. The number of proton present in the nucleus of an atom is called the atomic number. It is denoted by the Z. All elements have a element atomic number. For hydrogen, Z is equal to 1 because hydrogen atom has only one proton. Similarly, for carbon, Z is equal to 6. According to Moore's law, atomic number of an element is more fundamental property than the atomic mass. नंबर ऑफ एटम्स जितने प्रेजेंट हो प्रोटॉन एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो होता है एटॉमिक नंबर, उसको हम Z से डिनोट करते हैं. एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है. हाइड्रोजन जैसे का Z इक्वल्स टू 1 तो उसके अंदर एक ही प्रोटॉन होता है. कार्बन के अंदर 6 होते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है. और अकॉर्डिंग टू मूसले जो एटॉमिक नंबर होता है एलिमेंट का वो मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है देन द एटॉमिक मास. Atomic mass. Then we have a mass number. The sum of proton and neutron present in the atom of the element is called a mass number. It is denoted by the A, where X denotes the symbol of element, A denotes the mass number, Z denotes the atomic number. Number of proton is denoted by P, number of electron is denoted by E, and number of neutrons is denoted by N. There is an atom Z equals to P equals to E. So ठीक है, जो मास नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होते हैं उसके ऊपर बेसिस होता है. तो जो P होता है वो Z के इक्वल होता है. प्रोटॉन इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर, एंड A and neutron is equal to A minus atomic number minus mass number is equal to neutron. So this is all. Okay, wait a minute. So ये है हाइड्रोजन का एक्सप्लेनेशन की हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, मास नंबर भी 1 होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1 होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 होता है. तो A माइनस Z करेंगे तो 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर हमें निकालने तो क्लोरीन के 17 होते हैं, मास नंबर उसका 35 होता है. ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 होते हैं उसके अंदर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हो तो वो 18 होते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. कल मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी व्हाट आर आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोडोफर्स and isostars, nature of light and electromagnetic spectrum, Planck's quantum theory and radiation spectrum, बोहर्स मॉडल, उसकी लिमिटेशन, बोहर बरी स्कीम. सो ये सब चीज़ें मैं कल आपके लिए लेके आऊँगी अपनी PDF फाइल्स के अंदर. तो सब तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अच्छे से खाइए पिए, स्टे हेल्दी एंड स्टडी हार्ड. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. और अपने मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ. थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.